मुख्य स्वरूप था वो हमने ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड देख लिया था। आंतरिक संरचना हम लोग थोड़ी देर बाद दिखेंगे, लेकिन कुछ सामान्य बातें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पहले लिख लेते हैं। तो लिखो कि मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड में फिसल के गिर जाऊंगा, फिर कोई उठा भी नहीं पाएगा। तो उसे मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क का वह भाग है, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क का वह भाग है जिसकी लंबाई, मस्तिष्क का वह भाग है जिसकी लंबाई बढ़ती गई, जिसकी लंबाई बढ़ती गई और वो करोटी से बाहर, जिसकी लंबाई बढ़ती गई और वो करोटी से बाहर, और वह करोटी से बाहर निकल गया। जैसे लड़का माँ बाप के हाथों से निकल जाता है और ये करोटी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब बात आती है कि बाहर हाथ निकल जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब हो गया, भाई बन भी जाता है ना। हाँ भाई, जरूरी थोड़ी कि माँ बाप के हाथों से बाहर निकल गया कोई तो बिगड़ेगा ही, बन भी जाता है ना। इसलिए तो अब यहां पर बात आती है, लिखो कि कपाल में उपस्थित वह छिद्र, कपाल में उपस्थित वह छिद्र जहां से कपाल में उपस्थित वह छिद्र जहां से मेरुदंड बाहर निकलता है उसे, कपाल में उपस्थित वह छिद्र जहां से मेरुदंड बाहर निकलता है उसे, जहां से मेरुदंड बाहर निकलता है उसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, उसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, उसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। आगे लिखो, ये कशेरुक दंड के अंदर स्थित होता है, ये कशेरुक दंड के अंदर स्थित होता है, कशेरुक दंड के अंदर स्थित होता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुक दंड इसे क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। कशेरुक दंड के अंदर स्थित होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट, मेनिंजेस और सीएसएफ भी, याद आया, लिखा था अपन ने, मेनिंजेस और सीएसएफ, मेनिंजेस और सीएसएफ भी इसके आवरण के रूप में, मेनिंजेस और सीएसएफ भी इसके आवरण के रूप में पाए जाते हैं। मेनिंजेस और सीएसएफ भी इसके आवरण के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? आवरण के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन? मेनिंजेस और सीएसएफ। लिखो, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य, 2 ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य, पहला, ये शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, ये शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, प्रतिवर्ती क्रियाओं ब्रैकेट में लिखना स्पाइनल रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती क्रियाओं और ब्रैकेट में लिखना कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया? स्पाइनल रिफ्लेक्स का केंद्र है। ये शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, ब्रैकेट में लिखेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स का केंद्र है।
किसका केंद्र है? स्पाइनल रिफ्लेक्स का केंद्र है। एक बात। दूसरी बात नोट करो, ये मस्तिष्क की तरफ, ये मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से, ये मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से स्टिमुलस के स्थानांतरण, स्टिमुलस उद्दीपन, स्टिमुलस, स्टिमुलस के स्थानांतरण के लिए कार्य करता है। यानी जो संदेश मस्तिष्क तक जाना है वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाता है, और जो प्रतिक्रिया मस्तिष्क से जानी है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाती है। तो यानी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों के स्थानांतरण के लिए कार्य करता है, मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से। ये हो गया बेसिक सामान्य इंफॉर्मेशन। आंतरिक संरचना हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे इसकी। अब हमें एक बात तो मालूम है कि आंतरिक संरचना में अंदर ग्रे मैटर होता है और बाहर व्हाइट मैटर। दोबारा लिखना है क्या? ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है। कार्य हमने लिख लिया, कहां उपस्थित होता है, कौन इसका आवरण बनाता है। अब इसके आगे बात करेंगे। पीएनएस, हेडिंग डालो पीएनएस, परिधि तंत्रिका तंत्र, पीएनएस। देखो बेटा, हम लोग कम से कम लिखेंगे। कम से कम का मतलब जितनी जरूरत है उतने ही लिखेंगे। पूरा ग्रंथ का उच्चारण करने का हमको जरूरत नहीं है, साफ बात। इसलिए अगर 2 पॉइंट लिखवा रहे हैं तो 2 ही पॉइंट लिखना है, अपनी तरफ से कुछ मत बढ़ा देना और ना अलग से कुछ पढ़ना। कुछ अलग से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये 2 पॉइंट आपको अगर लिखवा दिए तो यही जानना जरूरी है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा तनाव यह है कि कम से कम लिखवाओ, है ना। जितना कम लिखोगे उतना सुखी रहोगे, उतना सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा है। जितना तुम, बच्चों की एक आदत होती है, मैं साफ बोल रहा हूं, तुम लोगों की आदत है, ये आदत बहुत खराब है। बच्चों की आदत होती है, बहुत से बच्चे हैं कहीं भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले बोरा भर के मटेरियल दे देते हैं, बोरा भर के। बच्चे उसको लेकर जाते हैं, उनको लगता है हमारा फीस वसूल हो गया, सबसे बड़ी सोच। और वो बोरा भर के मटेरियल जो है ना वो कभी खोल नहीं पाते, और या अगर उसको कभी खोल के पढ़ते हैं तो उसमें से कभी कुछ आएगा नहीं। उसका 10% ही काम का है, और 90% वो केवल तुमको खुश करने के लिए दिया जाता है कि हाँ लो अगले साल 7 रुपया किलो में बेचना। काहे में बेचना? इसलिए कम पढ़ो, वो सब किसी काम का नहीं है। जितना कम पढ़ोगे उतना सुखी रहोगे, उतना सिलेक्शन की चांसेस क्वेश्चन ज्यादा करो, क्वेश्चन ज्यादा करना है, पढ़ना कम। तो पीएनएस, परिधि तंत्रिका तंत्र लिखो, इसकी उत्पत्ति सीएनएस से होती है। इसकी उत्पत्ति सीएनएस से होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति सीएनएस से होती है तथा ये शरीर के बाहरी भाग में फैला होता है, तथा ये शरीर के बाहरी भाग में फैला होता है, शरीर के बाहरी भाग में फैला होता है। इसीलिए इसे परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसीलिए इसे परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
ये किससे बना होता है? तंत्रिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? तंत्रिकाओं से। तो लिखो, पर पीएनएस तंत्रिकाओं से बना होता है। पीएनएस तंत्रिकाओं से बना होता है। पीएनएस तंत्रिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? तंत्रिकाओं से। पीएनएस तंत्रिकाओं से बना होता है और उत्पत्ति के आधार पर ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, कपाली तंत्रिका और रज्जुकी तंत्रिका। उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, कपाली तंत्रिका और रज्जुकी तंत्रिका। पहली हेडिंग डालो, कपाली तंत्रिका। पहली हेडिंग डालो, कपाली तंत्रिका। कपाली तंत्रिका को कपाली तंत्रिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। लिख लो, इनकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। इनकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। कहां से उत्पत्ति होती है? मस्तिष्क से। इनकी संख्या 12 जोड़े पाई जाती है। इनकी संख्या 12 जोड़े पाई जाती है, यानी 12 दाईं तरफ उत्पन्न होती हैं और 12 बाईं तरफ उत्पन्न होती हैं, इसलिए नाम पड़ा कपाली। और कितनी होती हैं? 12 जोड़े। इनका नाम और संख्या लिखो, इनका नाम और संख्या निश्चित होती है, यानी नाम भी फिक्स है और नंबर भी फिक्स है। तो जरा लिख लेते हैं नाम और नंबर। पहली होती है ऑप्टिक, दूसरी है ऑल्फैक्टरी, तीसरी है ऑक्यूलोमोटर, चौथी है ट्रॉक्लियर, पांचवी है ट्राइजेमिनल, छठवीं है एब्डुसेंस, सातवीं है फेशियल, आठवीं है ऑडिटरी, नौवीं हो जाएगी ग्लॉसोफेरेंजियल, 10वीं है वेगस, 11वीं है स्पाइनल एसेसरी और 12वीं है हाइपोग्लॉसल। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनका नाम और नंबर फिक्स है। अगर मन करे तो नाम और नंबर याद कर लेना, अदरवाइज केवल एनसीईआरटी में तो केवल इतना लिखा है, 12 जोड़े। हाँ, अच्छा, ऑल फैक्ट्री, हाँ ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक, सॉरी पहले में ही गलती हो गया। ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक, ऑप्टिक दूसरे पे आता है, वेरी गुड। ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। इनका नाम और नंबर फिक्स है। अब इसमें एक बात है, क्या बात है? ध्यान से सुनना। इसमें 3 जो है वो संवेदी हैं। कौन कौन सी? 128,
संवेदी मतलब 128, ये संवेदी है। फिर उसके बाद मिश्रित, मिश्रित हो गई 5, 7, 9 और 10, और बाकी जो बची वो क्या है? प्रेरक। याद रहेगा। संवेदी कौन सी है? 1, 2 और 8, यानी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। मिश्रित कौन सी है? 5, 7, 9, 10, यानी ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, वैगस, और बाकी जो बची वो क्या है? मोटर या प्रेरक। अगर नाम और नंबर याद ना हो पाए तो कोई परेशानी नहीं है। ये कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया अलग से तो उसके लिए मैंने दिया हुआ है, अन्यथा नाम और नंबर जानना एमबीबीएस में काम आता है, यहां पे अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लिखो अगला पॉइंट, स्पाइनल नर्व कितनी संख्या होती है? 31 जोड़े। स्पाइनल नर्व में लिखो, इनकी उत्पत्ति मेरुदंड से होती है। इनकी उत्पत्ति मेरुदंड से होती है। अगला पॉइंट, इनकी संख्या 31 जोड़े पाई जाती है। इनकी संख्या 31 जोड़े पाई जाती है। कितने समूह में है? कहां पढ़ा है ये सब? पहले दिन पढ़ाया था, फ्लोचार्ट जब बताया था। 5 समूह में बटी होती हैं। सर्वाइकल 8, भूल गए तुम लोग, पढ़े ही नहीं हो अभी। टेस्ट है ना संडे को, किसके भरोसे बैठे हो? शनिवार के भरोसे बैठे हो? क्या पता शनिवार तुम्हारे भरोसे बैठा हो, नहीं बैठा है। लिखो, इनकी संख्या 31 जोड़े पाई जाती है तथा ये 5 समूह में बटी होती हैं। तथा ये 5 समूह में बटी होती हैं। कौन कौन से समूह है भाई? सर्वाइकल कितनी हो गई? 8, थोरैसिक 12, 5। कौन है 5 वाला? बाकी 7 कहां, घर छोड़ गया हो क्या? लंबर 5, सैक्रल 5, और कॉकेक्सियल 1। और ध्यान से सुनना, ये जो है कौन? स्पाइनल तंत्रिकाएं सभी क्या होती हैं? तो क्या लिखेंगे? ऑल आर मिक्स्ड। क्या लिखेंगे? ऑल आर मिक्स्ड, सभी मिश्रित होती हैं। मिश्रित का मतलब इन तंत्रिकाओं में संवेदी भाग भी होता है और प्रेरक भाग भी होता है। तो लिख लो, ये सभी तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं। ये सभी तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं। ये सभी तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं तथा इनमें सभी तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं तथा इनमें संवेदी और प्रेरक भाग दोनों पाए जाते हैं। तथा इनमें संवेदी और प्रेरक भाग दोनों पाए जाते हैं। तथा इनमें संवेदी और प्रेरक भाग दोनों पाए जाते हैं।
संवेदी और प्रेरक भाग दोनों पाए जाते हैं। लिखो, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। पहला लिखो, सेंसरी, जिन्हें हम एफरेंट या संवेदी भी कहते हैं। तीन प्रकार की होती हैं। पहला सेंसरी, जिन्हें हम संवेदी या एफरेंट भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो संवेदी होती हैं या सेंसरी तंत्रिकाएं होती हैं, वो रिसेप्टर से संदेश यानी संवेदनाओं को लेकर कहां जाती हैं? इनका एक ही काम है, ये हमेशा कहां से? रिसेप्टर से संदेश को लेकर या संवेदना को लेकर कहां जाएंगी? तो जो ऐसा काम करेगा उसे क्या कहा जाएगा? सेंसरी या एफरेंट या संवेदी। तो लिखो, ये तंत्रिकाएं संवेदनाओं का स्थानांतरण, ये तंत्रिकाएं संवेदनाओं का स्थानांतरण ये तंत्रिकाएं संवेदनाओं का स्थानांतरण रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ ले जाती हैं। रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ ले जाती हैं या संवेदनाओं को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ ले जाती हैं। ये हो गया पहला, सेंसरी। दूसरा आ जाओ, मोटर, जिसे ईफरेंट भी कहा जाता है। ईफरेंट या प्रेरक कहते हैं। अब मोटर जो है भाई, जिस रास्ते से संवेदना गया है वो सेंसरी, तो संवेदना जो गई है वो क्रिया हो गई। अब सीएनएस उसकी क्या देगा? प्रतिक्रिया। तो जिस रास्ते से प्रतिक्रिया जाती है उस मार्ग को कहते हैं मोटर। और प्रतिक्रिया कहां जाएगी? प्रभावी अंगों तक। और प्रभावी अंग कौन है? मुख्य रूप से मांसपेशी। तो लिखो कि वे तंत्रिकाएं जो प्रतिक्रिया का स्थानांतरण सीएनएस से प्रभावी अंगों तक करते हैं, उन्हें प्रेरक कहा जाता है। और तीसरा क्या है? मिश्रित या मिक्स्ड, या हम जिसे बोलते हैं बोथ। अब मिश्रित किसे कहेंगे? ऐसी तंत्रिका जिसमें संवेदी भाग और प्रेरक भाग दोनों उपस्थित होते हैं, यानी वो संवेदना लाने का भी कार्य करती है और प्रतिक्रिया ले जाने का भी कार्य करती है। तो लिखो, ऐसी तंत्रिका जिसमें संवेदी और प्रेरक दोनों भाग पाए जाते हैं,
ऐसी तंत्रिका जिसमें संवेदी और प्रेरक दोनों भाग पाए जाते हैं। संवेदी और प्रेरक दोनों भाग पाए जाते हैं। दोनों भाग पाए जाते हैं तथा ये संवेदना और प्रतिक्रिया दोनों के स्थानांतरण के लिए कार्य करती है। अगली हेडिंग डालो, पॉइंट लिखो कि पीएनएस के दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? लिखो, पीएनएस के दो भाग पाए जाते हैं। पीएनएस के दो भाग पाए जाते हैं। एक हम जिसे बोलते हैं एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम या कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है एएनएस जिसे हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लिखो भाई। एक लाइन इसके बारे में लिखनी है, बस एक ही लिखनी है, ज्यादा नहीं। लिखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया का स्थानांतरण सीएनएस से कंकाली पेशियों तक करता है। तथा ये ऐच्छिक क्रियाओं के लिए कार्य करता है। कंकाली पेशियां कैसी हैं? ऐच्छिक। तो अगर ये प्रतिक्रिया का स्थानांतरण कंकाली पेशी तक करेंगे तो कंकाली पेशी में कैसा वेग होगा? ऐच्छिक वेग। और ये तंत्र कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम या कायिक तंत्रिका तंत्र। अब आ जाओ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र लिखो,
यह तंत्रिका तंत्र शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं, यह तंत्रिका तंत्र शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए कार्य करता है, शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं के लिए कार्य करता है। लिखो, ये संवेदनाओं, ऐसा लिखना, ये प्रतिक्रिया का स्थानांतरण, ये प्रतिक्रिया का स्थानांतरण, ये प्रतिक्रिया का स्थानांतरण सीएनएस से, ये प्रतिक्रिया का स्थानांतरण सीएनएस से अनैच्छिक पेशियों, सीएनएस से अनैच्छिक पेशियों, अनैच्छिक पेशी जानते हो, ऐसी पेशी जो हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती। तो कौन कौन सी होती है अनैच्छिक पेशी? कोमल पेशी और कार्डियक पेशी। तो अनैच्छिक पेशियों ब्रैकेट में लिखना, कोमल पेशी और कार्डियक पेशी, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, कोमल पेशी और कार्डियक पेशी, कोमल पेशी और कार्डियक पेशी। क्या स्टेटमेंट लिखा अपन ने, फिर से पढ़ो। ये प्रतिक्रिया का स्थानांतरण सीएनएस से अनैच्छिक पेशियों, कोमल पेशी और कार्डियक पेशी तक करते हैं, कोमल पेशी और कार्डियक पेशी तक करते हैं। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिकाएं हैं, ये बना किसका है? तंत्रिकाओं का। इसमें जो तंत्रिकाएं हैं वो दो भाग में बट जाती हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक तंत्रिकाएं समूह बनाती हैं और उसके समूह को कहते हैं अनुकंपी भाग, और दूसरी तंत्रिका का जो समूह है उसे कहते हैं परानुकंपी भाग। अनुकंपी मतलब सिंपैथेटिक और परानुकंपी मतलब पैरासिंपैथेटिक। तो लिखो कि कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर एएनएस में उपस्थित तंत्रिकाएं क्या बोला हमने? कार्य के आधार पर एएनएस में उपस्थित तंत्रिकाएं दो समूह में बट जाती हैं, दो समूह में बट जाती हैं और अलग अलग भाग का निर्माण करती हैं। दो समूह में बट जाती हैं और अलग अलग भाग का निर्माण करती हैं। कौन कौन से भाग है भाई? अनुकंपी भाग और परानुकंपी भाग। तो एक ऐसे लाइन खींच लेना, कॉपी में एक लाइन खींच लेना, एक दो कॉलम बन जाएंगे। एक तरफ लिखना अनुकंपी भाग और दूसरी तरफ लिखना परानुकंपी भाग। सिंपैथेटिक पार्ट और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट, सिंपैथेटिक पार्ट और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट। दो कॉलम बनाने भाई, ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिक पार्ट और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट। अब इसको याद करना है, कुछ बातें हैं। जो अनुकंपी भाग है, सिंपैथेटिक पार्ट है, जब ये सक्रिय होता है तो शरीर में सामान्य क्रियाओं की दर को बढ़ाता है, हृदय स्पंदन बढ़ाता है, शरीर का तापमान बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, रक्तदाब बढ़ाता है, पाचन की क्रिया कम करता है, पाचन स्राव कम करता है, क्रमांकुंचन वेग कम करता है, आंख की पुतलियों को फैलाता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? अलर्टनेस को बढ़ाता है।
आई बात समझ में? ये किसका कार्य है? अनुकंपी भाग का। तो लिखो कि यह भाग सक्रिय होने पर, यह भाग सक्रिय होने पर, यह भाग सक्रिय होने पर शारीरिक क्रियाओं की दर, यह भाग सक्रिय होने पर शारीरिक क्रियाओं की दर, शारीरिक क्रियाओं की दर को बढ़ाता है, शारीरिक क्रियाओं की दर को बढ़ाता है। जैसे पॉइंट बना के लिखना, हृदय स्पंदन दर बढ़ाता है, हृदय स्पंदन दर बढ़ाता है। हृदय स्पंदन दर यानी हार्ट बीट बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब बढ़ाता है, रक्तदाब बढ़ाता है। शारीरिक तापमान बढ़ाता है, शारीरिक तापमान बढ़ाता है। श्वसन दर बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? श्वसन दर, श्वसन दर बढ़ाता है। पसीना, पसीना आने की क्रिया को बढ़ाता है, स्वेटिंग, पसीना आने की क्रिया को बढ़ाता है। पल्स की अवधि को कम करता है। पल्स जानते हो क्या होता है? दो परस्पर हृदय स्पंदन के बीच का अवकाश। तो अगर हार्ट बीट जल्दी जल्दी होगी तो अवकाश क्या हो जाएगा? तो लिखो, पल्स की अवधि को कम करता है। पल्स में जो समय होता है, टॉफी मत समझना बे, पल्स, पल्स की अवधि को कम करता है। अगला पॉइंट, गैस्ट्रिक स्त्राव, पाचन, गैस्ट्रिक स्त्राव, पाचन एवं गैस्ट्रिक वेग, गैस्ट्रिक स्त्राव कॉमा पाचन एवं गैस्ट्रिक वेग को कम करता है। अगला पॉइंट, अलर्टनेस को बढ़ाता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है भाई? अलर्टनेस, अलर्टनेस हिंदी में क्या बोलेंगे? चेतना, सतर्कता। हाँ, अलर्ट, चेतना तो हो गया कॉन्शियसनेस। सतर्कता को बढ़ाता है, आंख की पुतलियों को फैलाता है, और आंख की पुतलियां फैलेंगी तो साफ दिखाई देगा या धुंधला? तो दृष्टि स्पष्ट होती है। आंख की पुतलियों को फैलाता है। ठीक है। पेशियों में संकुचन की दर को बढ़ाता है, पेशियों में संकुचन की दर को बढ़ाता है। अब आ जाओ इसमें, इसका काम इससे उल्टा है। जहां वो कम कर रहा था वहां ये बढ़ाता है, जहां वो बढ़ा रहा था वहां ये कम करता है। तो लिखो कि अब इसमें वो भाग लिखेंगे जो ये बढ़ाता है। तो पहले लिख लो कि शारीरिक क्रियाओं की दर को कम करता है, शारीरिक क्रियाओं की दर को कम करता है। अगला पॉइंट, गैस्ट्रिक स्त्राव, गैस्ट्रिक स्त्राव, पाचन एवं गैस्ट्रिक वेग, गैस्ट्रिक स्त्राव पाचन एवं गैस्ट्रिक वेग को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक स्त्राव पाचन एवं गैस्ट्रिक वेग को बढ़ाता है। अगला पॉइंट इसी में, रक्त वाहिकाओं को फैलाता है,
रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। अगला पॉइंट, हृदय स्पंदन दर और रक्तदाब को कम करता है। हृदय स्पंदन दर और रक्तदाब को कम करता है। हृदय स्पंदन दर और रक्तदाब को कम करता है। ये हो गई बात किसको लेकर? एएनएस। अब एएनएस का एक और छोटा भाग है, ध्यान से सुनना। एएनएस में कुछ तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आंतरिक अंगों एएनएस में कुछ तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश ले जाती हैं आंतरिक अंगों तक और आंतरिक अंगों से संदेश ले जाती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। तो ये जो तंत्रिकाएं ऐसा काम करती हैं, इनको कहा जाता है वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम। लिखो कि एएनएस तंत्रिका तंत्र की कुछ तंत्रिकाएं, एएनएस तंत्रिका तंत्र की कुछ तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आंतरिक अंगों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आंतरिक अंगों में और आंतरिक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक और आंतरिक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदनाओं का स्थानांतरण करती हैं, संवेदनाओं का स्थानांतरण करती हैं तथा इनके समूह को वीएनएस या विसरल नर्वस सिस्टम, इनके समूह को वीएनएस या विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इनके समूह को वीएनएस या विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। वीएनएस या विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये भाग है किसका? एएनएस का। और एएनएस किसका भाग है? तो मूलतः ये किसका भाग हो जाएगा? तो लिख लो मूलतः वीएनएस कॉमा पीएनएस का भाग होता है। मूलतः वीएनएस कॉमा पीएनएस का भाग होता है। वीएनएस कॉमा पीएनएस का भाग होता है। विसरल नर्वस सिस्टम किसका भाग होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। एक पॉइंट और, एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी जस्ट एक मिनट रुक जाओ। एक पॉइंट है, सीधा सीधा इस पे आता है।
नई एनसीईआरटी से वो पॉइंट ही हटा दिया है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। नई एनसीईआरटी में बड़ा घाल मेल कर दिया यार, बहुत कुछ उड़ा दिया है। जैसे अब अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक ही उड़ा दिया है। रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क हटा दिया। हाँ लिखो। ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। सब उड़ा दिया यार एनसीईआरटी से। चलो कोई बात नहीं। लिखो एक पॉइंट की सभी, ऐसा लिखना, सभी कपाली और रज्जु की तंत्रिकाएं, सभी कपाली और रज्जु की तंत्रिकाएं, सभी कपाली और रज्जु की तंत्रिकाएं माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड समझ रहे हो? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड पढ़ा था, जिनमें निरंतर माइलिन परत होती है। सभी कपाली और रज्जु की तंत्रिकाएं माइलिनेटेड होती हैं, माइलिनेटेड होती हैं तथा माइलिनेटेड तंत्रिकाएं सेरिब्रम के आंतरिक भाग में, तथा माइलिनेटेड तंत्रिकाएं सेरिब्रम के आंतरिक भाग में, सेरिब्रम के आंतरिक भाग में भी पाई जाती हैं, सेरिब्रम के आंतरिक भाग में भी पाई जाती हैं। पाई जाती है। अगली हेडिंग डालो, प्रतिवर्ती क्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। इसकी एक सामान्य परिभाषा है जो सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर लागू नहीं होती, लेकिन अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाओं पर लागू होती है, क्योंकि कार्य कैसा हो रहा है उसको लेकर थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? हमारा शरीर यदि अपनी सुरक्षा के लिए, किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए कोई तीव्र अनैच्छिक क्रिया करता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया। तीव्र अनैच्छिक सुरक्षात्मक क्रिया जो हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा की जाती है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब कैसे होता है समझ लो कि आप गरम तवे पे ऐसा है हाथ पड़ जाए, या वो प्रेस करते ना, प्रेस कर रहे हैं और फोन भी आ गया, फोन बात कर रहे हैं प्रेस, तो अगर मान लो कभी गरम प्रेस पर हाथ पड़ जाए कैसा लगता है? बढ़िया लगता है ना? या कभी गरम तवे पर हाथ पड़ जाए, या कभी किसी नुकीली चीज पर ऐसे हाथ पड़ जाए, कहीं सुई वगैरह है और हाथ पड़ गया, ऐसा तो नहीं होता कि हाथ ऐसे सुई कोई नुकीली चीज है कील वगैरह उस पर पड़ गया, कुछ चुभ रहा है क्या? ऐसा नुकीला नुकीला लग रहा है, दर्द भी हो रहा है, अरे कुछ है, अरे कील है, धस गई है, खून भी बह रहा है, हाथ हटा लें क्या? हटा ले, नहीं तो चोट ज्यादा लग जाएगी, चलो हटा लेते हैं, ऐसा होता है? नहीं, हाथ पड़ा, हाथ अपने आप हट जाएगा तो क्या हुआ? तीव्र हुआ, अनैच्छिक हुआ, सुरक्षात्मक क्रिया। एक और रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों का बड़ा प्रिय होगा, कभी गर्मा गर्म समोसे खा लिए हो कि भाई भूख लगी थी और गरम एकदम कढ़ाई से निकले और आ गए, और आपने एक ले लिया और भूख लगी थी तो अब उसको हाथ में लेते देखो पहले तो लार का स्राव शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के अभी मुंह में पानी आ रहा होगा सोच कर, कैसे आ रहा है? यहाँ एमपी नगर में समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं एक दो जगह पे, मालूम है ना तुम लोग को? नहीं मालूम है? मैं बता दे रहा हूं, प्रगति पेट्रोल पंप देखा है, उसके ठीक सामने वो एक जैन पोहा है, एक आनंद पोहा है, तो जो बीच वाली दुकान है ना जहाँ खूब भीड़ रहती है वहां बहुत बढ़िया समोसे मिलते हैं, गर्मा गर्म। तो मेरा तो फेवरेट है, कभी कभार खा लेता हूं वहां के, और आधों के मुंह में पानी आ रहा है यही सोच सोच करके आज यार अभी क्लास छोड़े सर। अब देखो होता क्या है, समोसे उठाए और खा लिए, काट लिया एक बड़ा उसका टुकड़ा, और उसमें एक टुकड़ा आलू का एक साथ गया। अब गरम है, निगला नहीं जा रहा है, और लालच इतना कि उगला नहीं जा रहा है, लेके गया हुआ ऐसा? कितने लोगों के साथ हुआ? हाथ ऊपर करो। अब धीरे धीरे भापते हैं हम, ठंडा हुआ कि नहीं, थोड़ा सा टच करने की कोशिश करते हैं उसको कि निगल लें। अभी वो गर्म है और गलती से हम निगल लेते हैं ना तो वो बताते हुए जाता है कि मैं किस रास्ते जा रहा हूं, वो पूरा बताता है, देखो मैं यहां तक पहुंचा हूं, अभी भी टाइम है, पानी वानी पी लो, फिर यहां पहुंच गया हूं, अब तो मैं मचाऊंगा, क्योंकि वह गर्म है तो अंदर जो है ना फिर पसीना आना शुरू होता है ना। ये भी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स। लेकिन मैंने बोला कि अगर आप स्वादिष्ट भोजन को देखो या स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोच लो, देखो मत सोच लो,
या स्वादिष्ट भोजन की गंध मिल जाए, पूड़ी और हलवा, आहा हा हा, गंध मिल जाए, या थोड़ा सा टेस्ट लेने को मिल जाए, तो लार का स्त्राव हो रहा है, अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक है, तीव्र है, लेकिन ये सुरक्षात्मक नहीं है। तीव्र है लेकिन ये सुरक्षात्मक नहीं है, और तीव्र उतना भी तीव्र नहीं है, तो थोड़ा धीमे ही, लार का स्त्राव ऐसा थोड़ी 2-4 लीटर बह गया, धीरे धीरे, हाँ, हौले हौले, है ना। तो लार का स्त्राव, अब वो भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, लेकिन वो सुरक्षात्मक नहीं। तो सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं सुरक्षात्मक। आप गाड़ी से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, सामने कोई ऐसा कीड़ा उड़ता हुआ आ गया, करते हो ना, या अचानक से कोई सामने आ गया, खड़े हो जरा, तुम खड़े हो, गाड़ी चलाने आती है, चलो, अरे खड़े हो, मान लो तुमको आती है गाड़ी चलाने, मान लो हम तुमको, चुप, हम तुमको अपनी गाड़ी दे दें, तुम मेरी गाड़ी से जा रहे हो, मान लो तुमको आती, मान लेना। अब रोड पे तुम जा रहे हो, एकदम ठीक ठाक स्पीड से जा रहे हो, मतलब अपनी क्षमता से परे चल रहे हो तुम, और सामने जो है एक बूढ़ा आदमी है, एक बूढ़ी महिला है, और एक छोटी बच्ची है रोड पर। तुम किसको मारोगे? ब्रेक मारोगे। इतनी तेजी में ब्रेक लगेगा तुमसे? चलाने आता नहीं है। अभी बोला ना चलाने नहीं आता है, चलाने नहीं आता और इतनी तेज चला रहे हो तुम, कुछ शर्म है? कटवाएगा अपना चालान? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो। मान लो आप स्कूल से बंक मार के घूम रहे हो, मान लो स्कूल से, और घर से बहाना बना के गए थे कि आज बहुत जरूरी पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लास है, स्कूल से या कोचिंग से, और कोचिंग आए नहीं, स्कूल भी नहीं आए, कहीं तफरी हो रही है, और जहां तफरी हो रही वहीं तुम्हारे पिताजी दिख गए। कौन दिख गया? पिताजी को देखने पर कैसा महसूस होगा? ऐसा महसूस होगा कि धरती यहीं फट जाए और हम इसी में समाहित हो जाए। यही महसूस होता है। तो वो जो डर की अनुभूति है, जो डर की अनुभूति है उस समय, वो किसकी वजह से हो रही है? और अनुकंपी क्रिया क्या हो गई है? कार्य कर रही है। इधर आओ तुम, अरे इधर आओ तुम, तुमको बुला रहे हैं भाई, उसको क्यों आते? क्या नाम है? अभी वहां बैठ के क्या कर रहा था? यही है बेटा सुरक्षात्मक तीव्र अनैच्छिक क्रिया। जाओ, सुरक्षात्मक तीव्र अनैच्छिक क्रिया, इसी को क्या बोल, ये भी क्या है? बचने के लिए हाथ लगा, तेजी से लगाए ना, तीव्रता से, सुरक्षा के लिए। अनैच्छिक है, कुछ आंखों में जाए तो पलकें बंद होती हैं, क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। अब यहां प्रतिवर्ती क्रिया दो तरह की होती है। एक होती है
कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो पूर्व के अनुभव पर आधारित है। बातें नहीं तो यही सारा रिफ्लेक्स एक्शन में दिखा दूंगा। एक ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो पूर्व के अनुभव पर आधारित है कि पहले आपने सीखा है और फिर वो प्रतिवर्ती क्रिया डेवलप होगी। जैसे अपन कभी कीपिंग वगैरह करते हैं, क्रिकेट खेलते होंगे तो मेरे साथ अपन कीपिंग कर रहे हैं, अपन बहुत अच्छे नहीं है कीपिंग में, कभी कभार कर लेते हैं, फिर अचानक से ऐसे बॉल आई, ऐसे हाथ बढ़ाया और बॉल आके चिपक गई। और धोनी के बाद अपन ही है, तो वो फीलिंग आती है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो पूर्व अनुभव से विकसित हुई है, इसको विकसित किया गया है, इसे कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। जैसे डेली आपका लंच होता है, कितने बजे लंच होता है? 12:45 बजे लंच होता है। तो जैसे ही 12:45 बजने वाला होता है, भूख लगना चालू हो जाती है, गैस्ट्रिक स्त्राव शुरू हो जाता है। बार बार अपन घड़ी देखते हैं, आज कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ा रहे हैं ये, बताओ आज हम जो है पराठा और सब्जी लाए हैं, भूख लगी है, आज ही ये पढ़ा रहे हैं, मान नहीं रहे मास्टर साहब। तो ये जो उस समय एक विशेष समय पर जो गैस्ट्रिक स्त्राव होता है, ये भी किस में आता है? कंडीशनड रिफ्लेक्स, यानी ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो पूर्व अनुभव से विकसित किया गया हो, सीखा गया हो, जिसका बार बार प्रैक्टिस की गई हो। क्या प्रैक्टिस की गई हो? बार बार प्रैक्टिस की गई हो। जैसे हमने बोला किसी को वाद्य यंत्र बजाने आता हो तो पहले दिन कैसे बजाएगा? टोंग 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 टोंग, है ना, बाद में वो बजाएगा। ऐसे ही तुमने लिखना सीखा, लिखना भी तो प्रैक्टिस से सीखा। या साइकिल चलाना, पहले दिन साइकिल चलाई होगी, अब मान लो किसी ने सिखाई होगी साइकिल, या कोई आपका दोस्त या बड़ा भाई या कोई ऐसा रहा होगा अड़ोस पड़ोस में, उसने बोला होगा ये हैंडल है, ये ब्रेक है, ये पैडल है, पैडल मारो चलेगी। अब आप बैठ गए और जैसे ही चलने वाला था उसने बोला हैंडल सीधा रखना। अब आपका पूरा ध्यान हैंडल पे। अब हैंडल वो सीधा होगा ही नहीं पहले दिन। अब 20 फीट की रोड है, आप इस किनारे चला रहे हो, उस किनारे एक पत्थर पड़ा है, विपरीत किनारे पर एक पत्थर पड़ा है, आप इस किनारे चला रहे हो, आपने देख लिया पत्थर, अब वो साइकिल अपने आप उसी पत्थर पे जाएगी क्योंकि आपने देख लिया, और पत्थर पे जाएगी भी, चढ़े भी और गिरोगे भी। फिर थोड़ी आदत एक आध हफ्ते होगी, आप चलाना ठीक ठाक सीख जाओगे। एक हफ्ते और होगा, आप एक हाथ छोड़कर चलाओगे, एक हफ्ते और होगा दोनों हाथ छोड़ के। तो ये वो प्रतिवर्ती क्रिया जो आपने सीखी है, रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपने क्या है, सीखा। तो जो पूर्व अनुभव से सीखा गया हो वो कहलाता है कंडीशनड रिफ्लेक्स। और जिसके लिए पूर्व अनुभव की जरूरत ना हो, जैसे अभी, तो ये पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं है, पहली बार भी पीटा होगा तो भी ऐसे किया होगा। जैसे छोटे बच्चे हैं जो नवजात शिशु हैं, कभी उनके पास सिर के आसपास आप ऐसे करो हल्के से, क्योंकि उनको चेक किया जाता है कि इनका रिफ्लेक्स काम कर रहा है कि नहीं। छोटा बच्चा है अभी एक आध 2 हफ्ते का या 1 महीने का, तो उसके सिर के आसपास ऐसे करो, उसको ऐसा लगे कुछ साउंड आया है, कहां से आया कुछ, बस। तो ये तो वो प्रतिक्रिया दे रहा है ना, इसके लिए कोई पूर्व अनुभव की जरूरत। आंखों का झपकना, इसके लिए कोई पूर्व अनुभव की जरूरत। गरम तवे पर हाथ रखते ही हाथ हट जाना, इसके लिए कोई पूर्व अनुभव की जरूरत। आई बात समझ में? लिखो कि शरीर में पाई जाने वाली तीव्र सुरक्षात्मक
शरीर में पाई जाने वाली तीव्र सुरक्षात्मक अनैच्छिक क्रिया, तीव्र सुरक्षात्मक अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तीव्र सुरक्षात्मक अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला क्रेनियल रिफ्लेक्स। क्रेनियल जो किससे नियंत्रित होती है? कपाल से, मस्तिष्क से। तो लिखो क्रेनियल रिफ्लेक्स। लिखो ये मस्तिष्क तथा कपाली तंत्रिकाओं द्वारा, ये मस्तिष्क तथा कपाली तंत्रिकाओं द्वारा संपन्न होती है। ये मस्तिष्क तथा कपाली तंत्रिकाओं द्वारा संपन्न होती है। कपाली तंत्रिकाओं द्वारा संपन्न होती है। जैसे अब कपाली यानी क्रेनियल रिफ्लेक्स का कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे हिचकी, हिचकी, हिचकी आती है, वो भी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। हिचकी, उबासी, यॉर्निंग। अभी ले रहे हैं कुछ लोग क्लास में बैठे, इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं। यॉर्निंग, उबासी। लार का स्त्राव, लार का स्त्राव। अश्रु स्त्राव, आंसू, आंसू आना या आंसू का स्त्राव, अश्रु का स्त्राव। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन याद है? यूरिनेशन, यूरिन का या यूरिन की निकासी। मिक्चुरेशन, यूरिन की निकासी इत्यादि, यूरिन की निकासी इत्यादि। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, इसमें वो भी आएगा, छींकना और खांसना भी आएगा। छींकना और खांसना। आछू, तो ये भी क्या है? तीव्र है, सुरक्षात्मक है, अनैच्छिक है। दूसरा आ जाओ, स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स, लिखो ये प्रतिवर्ती क्रिया, ये प्रतिवर्ती क्रिया मेरुदंड और मेरु तंत्रिकाओं, ये प्रतिवर्ती क्रिया मेरुदंड और मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व द्वारा संपन्न होती है। मेरुदंड और मेरु तंत्रिकाओं द्वारा संपन्न होती है। उदाहरण, अब उदाहरण इसमें दो तीन उदाहरण है। एक तो किसी नुकीली वस्तु पर हाथ, लिखो उदाहरण में पहला लिखो, किसी नुकीली वस्तु पर, किसी नुकीली वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ का अपने आप हट जाना। किसी नुकीली वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ का अपने आप हट जाना। अगला पॉइंट, किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ का हटना। किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ का हटना। गिरने की स्थिति में, गिरने की स्थिति में बचने के लिए हाथों को आगे बढ़ाना। जैसे मोटरसाइकिल से कभी गिरे होगे
कोशिश तो किए होगे ना कि सड़क को ऐसे रोक लें, फिर ऐसे घसीटे गए होगे इधर। क्या गिरने की स्थिति में बचने के लिए हाथ का आगे बढ़ाना, और एक और लिख लो, नी जर्क। नी जर्क, नी जर्क, घुटने पे ना ऐसे चोट करते हैं तो घुटना अपने आप ऊपर को उठता है, उसे बोलते हैं नी जर्क। लिखो, जिस मार्ग से, अगला पॉइंट, जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है, जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है, जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है उसे रिफ्लेक्स आर्क, उसे रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। उसे रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है जिसकी संरचना निम्न प्रकार से। ये बच्चों, ये स्पाइनल कॉर्ड का आंतरिक भाग है। कौन सा भाग है? आंतरिक भाग। हम उसका अनुप्रस्थ काट बना रहे हैं। जैसे देखो, हमने देखा था ऐसी स्पाइनल कॉर्ड, ऐसी संरचना थी, ऊपर मस्तिष्क, हम इसको ऐसे कट कर दे रहे हैं। कट कर दिया स्पाइनल कॉर्ड को तो हमें दिखेगा अनुप्रस्थ काट। क्या है ये? समोसा गरमा गरम प्रेस है। और कैसा है? गरम, एकदम खौलता हुआ। कैसा है?
चले भाई, देखिए यहां पर डायग्राम को पहले देखिए, समझिए, फिर बनाइएगा। ये हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का अनुप्रस्थ भाग है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो एक इसका पीछे का भाग होगा पश्च भाग, एक आगे का भाग होगा। पश्च भाग कैसे पहचानेंगे? क्योंकि पश्च भाग अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है, जिसे पोस्टीरियर फिशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है, इसे क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फिशर। तो जहां भी अंदर की तरफ धसा रहेगा यानी वो कौन सा भाग है? पश्च भाग है। अग्रभाग कहीं से भी अंदर की तरफ धसा नहीं रहता। अंदर एक, इसमें भी एक अपन ने पढ़ा था ना, सेंट्रल कैनाल, केंद्रीय नाल पाई जाती है जिसमें सीएसएफ प्रवाहित होता है, तो ये वो है सेंट्रल कैनाल। अब अंदर देखेंगे तो एच आकार की संरचना दिख रही है, दिख रहा है एच आकार। एच में दो इसके हाथ हैं ऊपर की तरफ और दो पैर हैं नीचे की तरफ। तो जो ये जो एच आकार की संरचना दिख रही है, क्या है? ग्रे मैटर, धूसर पदार्थ अंदर की तरफ होता है। और इसके बाहर का हल्का भाग दिखेगा जो है व्हाइट मैटर, श्वेत पदार्थ बाहर की तरफ पाया जाता है। दो हाथ जो ऊपर की तरफ निकल रहे हैं उन्हें कहा जाता है पोस्टीरियर हॉर्न। दो पैर जो आगे की तरफ निकल रहे हैं उन्हें कहा जाता है एंटीरियर हॉर्न। यहां से जुड़ी होती है स्पाइनल तंत्रिका। स्पाइनल तंत्रिका की दो जड़ें पाई जाती हैं, या बोला जाए दो भाग पाए जाते हैं। एक संवेदी भाग जो पश्च भाग में जुड़ता है, और एक प्रेरक भाग जो अग्र भाग में जुड़ता है। तो जो संवेदी भाग है उसी को पृष्ठीय जड़ भी कहा जाता है, डॉर्सल रूट भी कहते हैं, या सेंसरी रूट भी कहते हैं। और केवल संवेदी भाग में ही गैंग्लियन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन या सेंसरी रूट गैंग्लियन। और इसमें जो फाइबर्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंसरी फाइबर या एफरेंट फाइबर। अपन ने पढ़ा एफरेंट फाइबर, जो रिसेप्टर से सीएनएस तक संदेश लाने का काम करे।
अभी अभी अपन ने पढ़ा ना। तो ये जो संदेश लाल वाला जो रास्ता है, ये संदेश लाने का काम करेगा। अग्रभाग से उत्पन्न होगी मोटर शाखा यानी प्रेरक शाखा। इसमें कोई भी गैंग्लियन नहीं होगा। इसमें फाइबर पाए जाते हैं जो प्रेरक फाइबर होते हैं और उन्हें इफरेंट फाइबर भी कहा जाता है। हमने पढ़ा ये सीएनएस से प्रभावी अंगों तक प्रतिक्रिया ले जाते हैं। तो जो शाखा संवेदना लाती है यानी क्रिया को लाती है वो है संवेदी भाग, जो प्रतिक्रिया ले जाती है वो है मोटर भाग, और यहां आके दोनों जुड़ जाते हैं। इसमें देखो दोनों भाग उपस्थित हैं, ये बन जाती है स्पाइनल नर्व जिसमें दोनों भाग उपस्थित हैं। तो ये क्या है, मिक्स्ड, क्या बन जाती है, मिश्रित। तो लाल वाला जो रास्ता है ये संवेदी मार्ग है, इससे स्टिमुलस आता है। हरा वाला जो रास्ता है ये प्रेरक मार्ग है, इससे प्रतिक्रिया जाती है। तो जैसे ही हाथ पड़ेगा गर्म प्रेस पर, हाथ हमारा कौन, यहां रिसेप्टर होंगे जो उसके गर्म वाले तापमान को ग्रहण करेंगे, और संवेदना जाएगी कहां, सीएनएस पे, और प्रतिक्रिया आएगी सीएनएस से, और ये हाथ हट जाएगा। लेकिन हमें याद होगा कि संवेदी और प्रेरक न्यूरॉन आपस में नहीं जुड़ते। इनको जोड़ने के लिए बीच में एक और न्यूरॉन उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। कभी कभी ये इंटर न्यूरॉन यहां से सीधे संदेश आगे बढ़ा देता है। तो जब ये सीधे संदेश आगे बढ़ा देता है तो प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। कभी कभी ये संदेश को भेजता है कि भैया ब्रेन तक जाओ, मस्तिष्क से वहां से निर्णय लेकर आओ। तब वो क्रिया क्या होगी, अपन पढ़ा, हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं। अब यहां निर्णय कौन ले रहा है, मस्तिष्क। तब वो क्रिया क्या हो जाएगी, स्लो। आई बात समझ में। और इनको जोड़ेगा कौन, इंटरन्यूरॉन। बना लीजिए, ये संरचना है। तो जैसे देखो यहां पर, जैसे ये भाग इधर निकला हुआ है वैसे ही इधर भी निकला रहेगा। इसीलिए अपन ने बोला जोड़े में स्पाइनल तंत्रिकाएं कैसी होती हैं, जोड़े में एक दाईं तरफ होगी तो एक बाईं तरफ भी होगी। जैसा ये स्वरूप इधर है वैसे इधर भी होगा। तो गैंग्लियन की संख्या भी कितनी होगी, 31 जोड़े।
बन गया? लिखिए। अनुभव के आधार पर, लिख लो फिर डायग्राम बना लेना, थोड़ा सा लिख लो। अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया, अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है। अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला कंडीशनड रिफ्लेक्स, पहला कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिफ्लेक्स लिखो। वह प्रत्यावर्ती क्रिया जो पूर्व के अनुभव, वह प्रत्यावर्ती क्रिया जो पूर्व के अनुभव या अभ्यास से विकसित की गई है, जो पूर्व के अनुभव या अभ्यास से विकसित की गई है। वह प्रत्यावर्ती क्रिया जो पूर्व के अनुभव या अभ्यास से विकसित की गई है। जैसे, जैसे लिखना, तैरना, दौड़ना, वाहन चलाना इत्यादि। जो पूर्व अनुभव या अभ्यास से विकसित की गई है। दूसरा आ जाओ, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। वह प्रतिवर्ती क्रिया जो पूर्व अनुभव, वह प्रतिवर्ती क्रिया जो पूर्व अनुभव से विकसित नहीं हुई है। वह प्रतिवर्ती क्रिया जो पूर्व अनुभव से विकसित नहीं हुई है, जो पूर्व अनुभव से विकसित नहीं हुई है। जैसे आंखों का झपकना या पलकों का झपकना, खांसना, छींकना, उबासी, हिचकी इत्यादि। पलकों का झपकना, खांसना, छींकना, हिचकी इत्यादि, ये किस में आएंगे? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, जिनको सीखा नहीं गया है, अपने आप होते हैं। ठीक है, यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर नर्वस सिस्टम। ये डायग्राम बना लीजिएगा।